नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निम्मी टेक्निकल क्लासेस में। लौट आइए इस संघर्ष की दुनिया में। मैं वापस आ चुका हूं आप सभी के लिए महा मैराथन क्लास लेकर, और ये मैराथन क्लास है आप सभी ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए, जो कि लगातार 2 घंटे चलने वाली है। और इस मैराथन क्लास की विशेषता मैं आपको बताऊं तो ये मैराथन क्लास जो है ये मिक्स क्वेश्चनों का एक सीरीज है। मिक्स क्वेश्चन इसमें होंगे और सभी क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काम आने वाली है ना। तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। इस मैराथन क्लास को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, स्नेह दीजिएगा और इस मैराथन क्लास को हम अंजाम देते हैं, अपना सक्सेसफुल बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्लास है ये मैं आपको YouTube पर 8 मई को ही देने वाला था सुबह के 7 बजे, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से देखिए नहीं हो पाया। कई बार ऐसी चीजें होती है कि हम कमिटमेंट करते हैं और उस कमिटमेंट पे 100% खरा नहीं उतर पाते हैं, है ना। तो किसी रीजन की वजह से ये 8 मई का नहीं हो पाया, बट आज मैं आप सभी के सामने आया हूं। तो बिल्कुल शिद्दत से इस क्लास को देखिएगा और नोटबुक अपने हाथ में रखिएगा, है ना। कलम से क्रांति कर रहे हैं, हर पॉइंट को आपको नोट करना है, हर चीज को आपको नोट करना है। और इसका PDF भी आपको मिलने वाला है। देखिए, ये जो आपका टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक बार मैं आप सभी को वो क्वेश्चंस दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये सारा का सारा क्या है, ये सब क्वेश्चंस है दोस्तों। ये सारे के सारे क्या है, क्वेश्चंस हैं। और ज्यादातर क्वेश्चंस देखिए इस प्रकार के हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि चीजों को हम देखिए एक चित्र के माध्यम से एनालाइज करेंगे, है ना, चित्र के माध्यम से समझेंगे, जो कि आपके दिलो दिमाग में छपने वाला है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब बताइए, क्या आप तैयार हैं? यस तो यस लिखिए, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और इस पहले प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है पहला प्रश्न आप सभी से, है ना। पहला प्रश्न है कि 1956 के नियमानुसार किस एक्ट में दर्शाया गया है कि स्विच को सदैव फेज वायर में संयोजित करना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू 1956 रूल विच एक्ट स्टेट्स दैट द स्विच शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड टू द फेज वायर, है ना। किस एक्ट में ऐसा लिखा गया 1956? क्या वो एक्ट 31 है, 32 है, 33 है, 34 है? बिल्कुल दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कमेंट बॉक्स में छापते रहिएगा, आंसर भेजते रहिएगा, है ना, कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का होने वाला है। अब मैं आपके सामने जो ला रहा हूं इसको ध्यान से देखिए। ये आपके जो सामने है ये है एक्सट्रैक्ट ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956, जो कि रूल्स नंबर 31 से लेकर के रूल्स नंबर 42 तक का है। इसके बीच में जितने भी आ रहे हैं मैं सबको समझाऊंगा, शिद्दत से सुनना मेरे भाई। रूल्स नंबर 31 क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा सप्लायर है, कोई ऐसा सप्लायर है जो अनशीथ्ड कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए? आयरन कोटेड कटआउट का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। ये कौन बता रहा है? रूल नंबर 32। रूल नंबर 31, रूल नंबर 32 क्या बता रहा है? ये बता रहा है, अगर मैं इसको पढ़ने लगा तो काफी टाइम लगेगा, ये कटआउट के बारे में ही बता रहा है। यानी कि कटआउट का मतलब कि फेज वायर को हमेशा किस में कनेक्ट करना चाहिए? फेज वायर को हमेशा कनेक्ट करना चाहिए लाइव तार में। ये 1956 का रूल्स नंबर 32 कह रहा है ना। आगे सुनिए, रूल्स नंबर 33 क्या कह रहा है कि अगर कोई कंज्यूमर है जो अपने घरों में मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यूज करता है, उसको क्या करना चाहिए? अपने पर्सनल एक अर्थिंग का इस्तेमाल करना चाहिए सिस्टम की सुरक्षा के लिए, है ना। ये कौन कह रहा है? रूल नंबर 33 कह रहा है। आगे सुनिए, रूल्स नंबर 34 क्या कह रहा है कि अगर कोई बेयर कंडक्टर है, यानी कि कोई कंज्यूमर है, बेयर कंडक्टर का मतलब होता है कि नंगा तार। अगर कोई कंज्यूमर है, मतलब आप है या मैं हूं, मैं अपने घरों में नंगा तार इस्तेमाल करता हूं, है ना, कंडक्टर का इस्तेमाल करता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसकी सेफ्टी के लिए मुझे कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो वो किसी के भी संपर्क में आ सकता है और एक खतरा बन सकता है ना। तो डेंजरस के बारे में कौन बता रहा है? बेयर कंडक्टर के बारे में कौन बता रहा है? रूल्स नंबर 34, है ना। बिल्कुल इस मैराथन को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आगे सुनिए, रूल्स नंबर 35 क्या कह रहा है? 35 कह रहा है कि देखिए भाई,
सिंपल सी बात है, अगर आप मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं या ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस्तेमाल करिए, मना नहीं है, लेकिन आपको एक क्या लगाना पड़ेगा, आपको एक नोटिस लगाना पड़ेगा हिंदी भाषा में या फिर रीजनल लैंग्वेज का मतलब होता है अपने क्षेत्रीय भाषा में। जैसे कि आपने क्या लगा दिया, ट्रांसफार्मर लगा दिया है ना, जैसे कि 30 एग्जांपल के लिए 33 किलोवोल्ट का ट्रांसफार्मर है, तो आपको यहां पर एक नेम प्लेट या फिर नोटिस लगाना होगा। वे 33,000 वोल्ट का यहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पर हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज का आपको यहाँ पर एक नोटिस लगाना पड़ेगा। ये रूल नंबर कौन कह रहा है, वो रूल नंबर 35 कह रहा है ना। या तो हिंदी भाषा में लगाइए ताकि सभी को समझ में आ सके, या अपने रीजनल लैंग्वेज में लगाइए, जैसे कि जो भी आपका क्षेत्रीय भाषा होगा उस भाषा में, ताकि लोगों को समझ में आ सके। रूल्स नंबर 36 की ओर चलते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ये क्या कह रहा है, कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में अगर आपको काम करना है ना, कोई कंडक्टर है, लाइव तार है, उसमें अगर आपको काम करना है तो उसको आप डिस्कनेक्ट करिए, और डिस्कनेक्ट करने के बावजूद भी एक अर्थ वायर से उसको क्या करिए, डिस्चार्ज कीजिए, है ना। तो डिस्चार्जिंग के बारे में कौन सा रूल बता रहा है, ये रूल्स नंबर है आपका 36, है ना। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर आपको साथ ही साथ मिल जाएगा। जैसे यूट्यूब पर ये क्लास आएगी तुरंत आप टेलीग्राम से चाहे तो इसका पीडीएफ ले सकते हैं। इतनी बढ़िया सुविधा फैसिलिटी है आपके लिए, है ना। तो क्यों ना आप इस पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहिएगा। बिल्कुल दोस्तों, दिल से दिल तक की क्लास में दिल का इमोजी सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, है ना। बाकी कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है, आप वहां पर कमेंट जो है, अपनी राय जो है उसको कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। सब कुछ ओके रिपोर्ट है, इजाजत दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। क्या कह रहा है, धारा घनत्व का सही फॉर्मूला बताइए। इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर सर्किट करंट डेंसिटी। क्या है करंट डेंसिटी का सही फॉर्मूला? मैं तो कहूंगा कि J बराबर I/A, ये क्या है, करंट डेंसिटी का बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ये ए में है ना, ऑप्शन नंबर ए। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, एक तार है, क्या है, एक तार है। सबसे पहली बात तो समझिए कि अगर मोटा से मोटा तार है ना, और उसमें एसी सप्लाई अपन अगर प्रवाह कराते हैं, फ्लो कराते हैं, तो उस कंडक्टर के सभी हिस्से से करंट फ्लो नहीं होता। जो बीच वाला हिस्सा होता है उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है ना। तो एक केस ये होता है। दूसरा केस ये होता है कि जैसे कि ये एक तार है ना, ये क्या है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के ऊपरी वाले सतह से इतना करंट फ्लो होता है और निचली वाले सतह से इतना करंट फ्लो होता है ना। तो सरफेस के 25% एरिया से जो करंट फ्लो होता है उसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। उसको क्या कही जाती है, करंट डेंसिटी। अब बताइए, करंट डेंसिटी सदिश राशि है या अदिश राशि है? करंट डेंसिटी किस प्रकार की राशि है ना, छापिएगा कमेंट बॉक्स में। करंट डेंसिटी किस प्रकार की क्वांटिटी है? तो ये है दोस्तों, ये है आपका सदिश राशि। कौन सी राशि है? ये एक प्रकार की सदिश राशि है। अगर मैं कहूं कि डेंसिटी को हटा दिया जाए, घनत्व को हटा दिया जाए, केवल करंट के बारे में बोला जाए, तो जो करंट है माने कि धारा जो है, ये एक प्रकार की किस प्रकार की राशि है? तो ये है आपकी अदिश राशि। कौन सी राशि है? ये है अदिश राशि, है ना। सदिश राशि और अदिश राशि में समझते हैं ना, काफी टाइम पहले से हम लोग 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होती है। तो धारा अदिश राशि है। धारा की कोई डायरेक्शन नहीं होता मेरे भाई। अगर ये तार है, इधर से आप सप्लाई दे देंगे तो धारा इधर फ्लो होगी, अगर इधर से सप्लाई दे देंगे तो धारा इधर फ्लो होगी, यानी कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए अदिश राशि है। लेकिन करंट डेंसिटी की एक फिक्स डायरेक्शन होती है, इसलिए ये कौन सी राशि है? ये सदिश राशि है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दे एग्जामिनर की धारा घनत्व का हमें विमा बताइए, विमा बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? विमा में क्या लिखेंगे आप? इसका जो विमा होता है वो क्या होता है? ml-2, है ना। बिल्कुल प्यार से नोट करिएगा, ml-2। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हर प्रश्नों का निचोड़ दूंगा मैं आपको, क्या करूंगा? हर प्रश्नों का। बिल्कुल दोस्तों, लेट आया हूं भले, लेकिन तंदुरुस्त आया हूं और बिल्कुल तबाही मचाने वाले हैं इस मैराथन क्लास में। बस आपका प्यार चाहिए ना, है ना। प्यार हो तो
क्या चीज संभव नहीं है? हर चीज संभव प्यार में, है ना। प्यार में तो दुनिया बदल जाती है, लाइफ चेंज हो जाती है। बस प्यार चाहिए आपसे और कुछ नहीं चाहिए। सीरीज प्रकार का एम्पियर मीटर का स्केल किस मानक से प्रारंभ होता है ना। अगर कोई जैसे कि मान लीजिए ये एक स्केल है, ये क्या है? स्केल है, यहाँ पर पॉइंटर है, ठीक है ना, ये है आपकी पॉइंटर। तो इस पॉइंटर में क्या होगा, यहाँ स्केल में क्या होगा, यहाँ पर अनंत होगी, यहाँ पर शून्य होगी, और इस प्रकार से इसका स्केल होगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर ये 100 है एम्पियर, फिर यहाँ पर 90 एम्पियर हो जाएगी, फिर यहाँ पर 80 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है ना, फिर यहाँ पर 70 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 0 तक पहुंच जाएगी, है ना, 50, और ये 0 तक पहुंच जाएगी। तो ये किस प्रकार का स्केल आपको दिख रहा है? ये सीरीज प्रकार का एम्पियर मीटर का स्केल है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाइए, करेक्ट आंसर, और 1 नंबर अपने हवाले करिए, है ना, 1 नंबर जो है अपने हवाले करिए। और अगर पूछे आपको कि संट प्रकार का, किस टाइप का? संट प्रकार का एम्पियर मीटर, इसमें क्या होता है, 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाती है। 0 से शुरू होता है, अनंत तक जाती है। ये संट प्रकार के और ये है सीरीज प्रकार के, है ना। बोलिए समझ में आया ना? बोलिए समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो जरूर दोस्तों इसका रिप्लाई दीजिएगा, है ना, जरूर रिप्लाई दीजिएगा। चलिए ओम के नियम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो ओम के नियम के बारे में फुल 200% जानकारी रखते हैं, है ना। अगर नहीं जानकारी है तो आइए समझते हैं। ओम्स लॉ अप्लाई कहाँ कहाँ होता है? ओम्स लॉ को कहाँ कहाँ लागू कर सकते हैं? एसी सर्किट में लागू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, टिक मारिए। डीसी सर्किट में कर सकते हैं, इसको भी टिक मारिए। हाई वोल्टेज सर्किट में भी कर सकते हैं, अरे यार दोस्त बिल्कुल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के सर्किट में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि सभी जगह, कहाँ पर? सभी जगह कर सकते हैं, है ना। ओम का जो नियम होता है इसका इस्तेमाल हम सभी जगह कर सकते हैं। अब देखना एसी सर्किट क्या होता है, जो एसी सप्लाई से कंट्रोल होती है, जिसमें एसी सप्लाई चलती है, वो एसी सर्किट हो गया। और डीसी सर्किट क्या है, जिसमें डीसी सप्लाई से हम जिस सर्किट को कंट्रोल करते हैं, या फिर डीसी सप्लाई जिस सर्किट में प्रवाहित होती है वो हमारे डीसी सर्किट होती है। फर्क कुछ नहीं है, फर्क इतना है सप्लाई का, डीसी से चलने वाली डीसी, एसी से चलने वाली एसी, है ना, बस यही होता है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए ओम के नियम का फॉर्मूला कितने टाइप का होता है, कमेंट में छापिएगा, है ना। इसका जो फॉर्मूला है ये कितने टाइप्स के होते हैं, कितने लोग जानते हैं? मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। चलिए ओम का जो नियम होता है ना, ओम का जो नियम होता है वो कितने नियम होते हैं? वो नियम होते हैं आपके 3, है ना। यहां से निकल के आता है एक नियम आता है फर्स्ट, V बराबर IR, है ना। और जो दूसरा आता है वो आता है V बराबर VG, वो इससे नहीं आता, ये इससे नहीं आता। और तीसरा जो है यहां पर लिखता हूं मैं, तीसरा है कि J बराबर EG। ये 3 फॉर्मूला है। ओम के नियम के कितने फॉर्मूलाज हो गए? ये 3 फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखना। V बराबर IR, V बराबर VG और J बराबर EG। लेकिन अपन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं? वो है आपका V बराबर IR, है ना। यही इसका क्या है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला। ये बहुत कम होते हैं लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, है ना। ये चीजें हो गई। अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ की तरफ ले चलता हूँ। ये चलती है आपकी वोल्टेज और ये चलेगी करंट। अगर वोल्टेज की वैल्यू को आप ऐसे बढ़ाएंगे ना तो इसका करंट का ग्राफ इस प्रकार मिलेगा। अगर एग्जाम में पूछ दे कि भैया किस कंडीशन में मिलेगा, तो जब R इज कांस्टेंट, कैसा? R इज कांस्टेंट। अगर R कांस्टेंट है तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा? तब आपको मिलेगा लीनियर। और नॉन लीनियर किस कंडीशन में मिलेगा? जब रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये आदर्श आइडियल की कंडीशन में ऐसा होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। आप खुद बताओ यार कि ऐसा कोई इंसान आज तक बना है जिसके अंदर कमियां ना हो? कुछ ना कुछ कमी हर किसी के अंदर होता है ना। तो रेजिस्टेंस क्या है? कमी है। करंट और जो वोल्टेज होता है ना, इन दोनों के बीच में ना बिल्कुल दोस्तों 36 का आंकड़ा होता है। क्या होता है? 36 का आंकड़ा होता है ना। बिल्कुल ये एक दूसरे के क्या है? जानी दुश्मन है। डेसिमल संख्या 20 को बाइनरी में परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या होगी, है ना। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग द डेसिमल नंबर 20 इंटू बाइनरी विल बी,
आप कैसे करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए ये है आपका 20, ये क्या है 20, चलिए इसको हम डेसिमल है तो इसको हम बदलते हैं बाइनरी में। 2 दहम 20, बचा क्या, कुछ नहीं। फिर 2 बार भाग जाएगा, 2 पंचे 10, बचा क्या, कुछ नहीं। फिर 2 दूना 4, बचा क्या, कुछ नहीं। फिर सॉरी 1 बचा ना यार, कुछ कहाँ नहीं बचा, 1 बचा, ये हो गया आपका 1। फिर 2 दूना 4, बचा क्या, कुछ नहीं। फिर 2 1 कम 2, अब तो कहानी खत्म हो गई। तो 1 0 1 0 0 कितना आया, 1 0 1 0 0 है ना, 10 100, ये है ऑप्शन नंबर सी है 10, ये है। अब बाइनरी की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं हम कि बाइनरी एक्चुअल में किस चिड़िया का नाम है बाइनरी। समझना मेरे भाई, बाइनरी को हम नहीं समझते हैं, बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है। हम क्या समझते हैं, डेसिमल को समझते हैं। जो नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हजार करोड़ लाख, जितना भी ये है सब डेसिमल में है। बाइनरी में केवल 2 बिट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है 0 और एक होता है 1, है ना। जो कंप्यूटर, अगर हम देखिए जैसे एक मोबाइल है, ये क्या है, मोबाइल है ना, यूँ समझिए एक ये क्या है, मोबाइल है ना। यहाँ पर इसके बटन दिए हुए हैं, ये है आपका मोबाइल, है ना। जैसे कि आपने क्या किया, इस बटन को दबाया, ये क्या है, 1 है ना, 1 है। अगर आपने 1 को दबाया तो कंप्यूटर क्या करेगा, यानी कि मोबाइल किस चीज को समझेगा, वो समझेगा आपका 1 का मतलब 1 नहीं समझेगा। इसके अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट फिट किया जाता है, ऐसा सर्किट होता है जो 1 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हमने 20 लिखा, यानी कि 20 लिखा, तो 20 को क्या कन्वर्ट करके बना देगा, ये 10100। अब ये है क्या चीज, ये सुनिए, ये है आपका 0 का मतलब होता है ऑफ, 0 का मतलब क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो 1 का मतलब तो ऑन ही होगा, 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑन। तो ऑन और ऑफ है ना, ये एक सिग्नल है। 0 और 1 ये इसके बिट्स हैं, 2 ही बिट्स होते हैं। आप चाहे यहाँ लाखों करोड़ों में लिख दीजिए, लेकिन 1 और 0 के अलावा बाइनरी में और कुछ नहीं आएगा। तो ये होता है बाइनरी। बाइनरी को कौन समझता है, ये कंप्यूटर सिस्टम समझता है, ह्यूमन सिस्टम नहीं समझता। मतलब हमारा दिमाग इसको जो है नहीं समझ सकता है ना। इसको कौन समझेगा, इसको समझेगा कंप्यूटर सिस्टम। अपन लोग क्या समझते हैं, अपन लोग तो वही गिनती 1 2 3 आ जाए, यही बहुत है ना, यही बहुत है। ठीक है दोस्तों, चलिए रिप्लाई जरूर दीजिएगा, दिल की बात जरूर शेयर कीजिएगा। इस मैराथन क्लास को यूं ही दोस्तों नहीं देखते रहना है, बस आपको नोट भी करना है ना, और दिल की जो बातें हैं वो हमारे साथ शेयर करना है। हर कमेंट का जवाब आपको बिल्कुल शिद्दत से दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे कि स्विच ऑफ हो जाने की कंडीशन में निम्न मान की धारा प्रवाहित होती है, वह धारा कौन सी कहलाती है। इंग्लिश आप पढ़ लीजिएगा, है ना। शॉर्ट सर्किट करंट तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते, हम इसको लघु परिपथ भी नहीं कह सकते, लीकेज सर्किट हम कह सकते हैं। लीकेज का मतलब क्या हुआ, लीकेज होना। लीकेज का मतलब क्या हुआ, लीकेज होना, ठीक है ना। जैसे कि लीकेज सर्किट है, ये 2 बातों पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आपके पास सप्लाई 2 प्रकार की हो गई है ना, एक होती है एसी, दूसरी होती है डीसी। अगर मैं आपसे कहूं कि एसी सप्लाई में लीकेज करंट कितना होता है, तो ये होता है आपका 1/5000वें भाग, 5000वें भाग। जैसे कि अगर समझिएगा, अगर 1 एम्पियर कोई सर्किट है, उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है ना, इस 1 एम्पियर का 1/5000वें भाग का जो करंट होगा, है ना, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया आपका 0.02 मिली एम्पियर, है ना, इतना ही होगा शायद, देख लीजिएगा आप, 0.02 मिली एम्पियर। अगर 1 एम्पियर में से 0.02 मिली एम्पियर लीकेज भी हो जाती है ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ये 1956 रूल के अकॉर्डिंग इतना मान्य है। कहते हैं ना कि जब हम छोटे होते हैं ना और बड़े भी हो जाते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो कहते हैं अरे यार चल ठीक है ना, अब इंसान ही है, थोड़ा बहुत गलती हो गया, जाने दे, इग्नोर कर देते हैं। तो ये इग्नोर करने वाली है। 0.02 मिली एम्पियर अगर लीकेज हो जाती है, 1 एम्पियर करंट का इतना करंट लीकेज हो जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना माफ करते हैं, है ना। ये एसी के केस में, डीसी के केस में क्या होता है,
1/2000वें भाग। कितना? 1/2000वें भाग, यानी कि 0.05 मिली एम्पियर, है ना, इतना। आंसर क्या हो जाएगा? लीकेज करंट। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, है ना। चलिए ओके रिपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि इसमें से थायरिस्टर परिवार का सदस्य कौन सा है ना। विच ऑफ दिस इज ए मेंबर ऑफ द थायरिस्टर फैमिलीज? SCR, डायक, ट्रायक, IGBT, GTO, GCS, है ना। इसको एक नज़र आप देखिएगा, यहाँ पर ये जो आपका है UJT P चैनल और ये है N चैनल UJT का, डायक है, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच है, फिर आपका GTO है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, ट्रायक है। ये जितने भी सिंबल आपको नज़र आ रहे हैं ये सब के सब किस ग्रुप के हैं, किस फैमिली के हैं? ये हैं आपके थायरिस्टर फैमिली के मेंबर टोटल। जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा SCR। अगर मैं आपसे कहूँ कि SCR का काम क्या है, तो इसका काम होता है, देखिए, स्विचिंग का, है ना। इसका काम क्या होता है? स्विचिंग। किसको ये स्विच करता है? ये सर्किट को स्विच करता है, सर्किट को कंट्रोल करता है, मोटर के स्पीड को भी कंट्रोल कर सकती है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत बड़ा हाथ होता है SCR का, है ना। आ रहा है ना समझ में? तो ये है आपका SCR। डायक का काम क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि डायक किस सप्लाई पर काम करती है, तो ये ओनली देखिए AC सप्लाई पर ही ऑपरेट होती है। किस सप्लाई पर? ओनली AC सप्लाई पर। कितना वोल्टेज चाहिए? मिनिमम से मिनिमम वोल्टेज इसको ऑपरेट होने के लिए, तो लिखिएगा मेरे भाई, इसको आप अगर 3 वोल्ट से कम, कितना? 3 वोल्ट से कम अगर वोल्टेज देते हैं ना, तो भी ये स्टार्ट हो जाती है। और कितने पर ये ब्रेक डाउन हो जाती है? तो वो ब्रेक डाउन होती है, देखिए, समथिंग 30 वोल्ट AC सप्लाई पर ये क्या हो जाती है? ये ब्रेक डाउन हो जाती है ना। ये क्या हो जाती है? ये ब्रेक डाउन हो जाती है। तो 30 वोल्ट से अधिक पर ब्रेक डाउन हो जाएगी और 3 वोल्ट से भी कम वोल्टेज पर ये ऑन हो जाती है। इतना पावरफुल होता है आपका डायक। ट्रायक का काम है भैया, इसका काम है आपका कि जो SCR होता है ना, ये जो SCR है ना, इसको क्या करता है? ट्रिगरिंग करता है। क्या करता है? ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग का मतलब क्या हुआ? ट्रिगरिंग, जैसे कि कोई सर्किट है, उस सर्किट को हमें चालू करना है या बंद करना है। अगर ऑफ पोजीशन में है तो उसको ऑन करेंगे, ऑन पोजीशन में है तो उसको ऑफ करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिगरिंग करना। और ये भी केवल AC सप्लाई पर काम करती है, यानी कि AC सप्लाई पर चलती है। और ट्रायक SCR की ट्रिगरिंग करता है। IGBT क्या करता है? याद रखिएगा, मैं कई बार IGBT के बारे में बता चुका हूं कि ये एक प्रकार का वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस है। किस प्रकार की डिवाइस है? वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस, है ना। वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस। ये किस वोल्टेज को कंट्रोल करता है? अगर आप इसको 230 वोल्ट AC अगर आप इसमें सप्लाई इनकमिंग के रूप में देंगे, है ना, इनपुट, तो ये क्या करेगा? इसको 9 वोल्ट DC, 3 वोल्ट DC, 12 वोल्ट DC, 24 वोल्ट DC, है ना। इसमें क्या करेगा? ये आपको आउटपुट देगा, है ना। ये क्या करेगा? आउटपुट देगा। तो इनपुट AC है, इसको कन्वर्ट कर रही है DC में, यानी कि ये वोल्टेज को कन्वर्ट कर रही है। AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे रही है। ये है आपका IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर का फुल नाम होता है। छापिएगा GTO के बारे में कि GTO किस चिड़िया का नाम है? इसका मतलब होता है गेट टर्न, गेट टर्न ऑफ। गेट टर्न ऑफ यानी कि जो SCR का गेट होता है, किसका गेट होता है? जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का गेट होता है ना। इसको ये क्या करता है? टर्न ऑफ करता है। ये क्या करता है? टर्न ऑफ करता है। गेट टर्मिनल के माध्यम से टर्न ऑफ करता है GTO, है ना। तो ये सारे के सारे जितने हैं ये सब किसके ग्रुप है? किस ग्रुप के मेंबर कहलाएंगे? ये थायरिस्टर ग्रुप के मेंबर कहलाएंगे। और आप ध्यान रखिएगा, जो आपका ITI का सिलेबस है ना, लास्ट का जो यूनिट है वो थायरिस्टर पे ही बेस्ड है, जिसमें ड्राइव को हम पढ़ते हैं। मोटर की ड्राइव करना हो, ड्राइव करने का मतलब कंट्रोल करना हो, है ना, उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। किसी एम्पलीफायर में धारा लब्धि प्राप्त करने का सूत्र क्या होता है? यूँ समझो आप कि ये एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन, है ना, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आप आंसर क्या देंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग करंट गेन इज एम्पलीफायर इन एन एम्पलीफायर? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है AI बराबर
ए बटा 1 प्लस ए बी, है ना, 1 प्लस ए बी। अगर मैं आपसे कहूँ ये जो प्लस वाली आइकन है ना, ये जो प्लस वाली सिंबल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि निगेटिव फीडबैक, है ना, निगेटिव फीडबैक। ये निगेटिव फीडबैक क्या है? अगर जो उपकरण निगेटिव फीडबैक से ऑपरेट होती होगी वहां पर प्लस रहेगा, और जो उपकरण पॉजिटिव फीडबैक से ऑपरेट होती होगी, जैसे कि ऑसिलेटर, जैसे कि ऑसिलेटर हो गया। ऑसिलेटर के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा दोस्तों? इसके लिए बनेगा करंट गेन का ए आई बराबर ए बटा 1 माइनस ए बी। यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव फीडबैक को, है ना, किसको? पॉजिटिव फीडबैक को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है आपका एम्पलीफायर के लिए, किसके लिए? एम्पलीफायर के लिए ये है आपका, और ये है ऑसिलेटर के लिए। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं ना, शिद्दत से बताइएगा कि एम्पलीफायर का काम क्या होता है ना। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं एम्पलीफायर का काम बेसिकली होता क्या है, इसकी मतलब कि कंपेयर किससे किया जाता है ना, किससे कंपेयर किया जाता है? तो आप लिखेगा ट्रांसफॉर्मर से। किससे? ट्रांसफॉर्मर से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को घटाता, सॉरी वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है ना, तो ऑटोमेटिकली इसमें जो धारा होती है वो घट बढ़ जाती है। यानी कि यूँ हम कह सकते हैं करंट वोल्टेज को ये चेंज करता है ना। इसी प्रकार से जो एम्पलीफायर है ये करंट को भी चेंज करेगा, वोल्टेज को भी, और फिर आपका साथ में पावर को भी। किसको? पावर को भी। इन तीनों पैरामीटर से, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं वोल्टेज, कंट्रोल, पावर, है ना, ये क्या है? ये है आपका पैरामीटर। क्या है? पैरामीटर्स हैं ये। इन तीनों पैरामीटर्स को ये क्या करती है? कंट्रोल कर सकती है एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर का काम क्या होता है? एम्पलीफायर का काम क्या होता है? एम्पलीफायर का काम होता है कि करंट, वोल्टेज और पावर, इन तीनों को एम्पलीफाई करना, है ना। मैं आपको याद दिला दूं, आपने देखा होगा कि शादियों में अक्सर क्या बजता है? साउंड सिस्टम बजाते हैं, डीजे जिसको कहा जाता है ना, कहा जाता है, वो बजता है। आप देखते होंगे कि मोबाइल से लगाया जाता है, बजाया जाता है, तो मोबाइल में जो आवाज़ होती है वो बहुत कम होती है ना, ज़्यादा दूर तक नहीं सुनाई देती। लेकिन उसी को एम्पलीफायर में लगा दिया जाता है एक कनेक्टर के थ्रू, तो आवाज़ बहुत हाई, बहुत गुना ज़्यादा आवाज़ निकलने लगता है साउंड के माध्यम से। तो वो एम्पलीफायर जो है, जो एम्पलीफाई कर दे रहा है उस नॉइस को, किसको? उस आवाज़ को एम्पलीफाई कर दे रहा है ना। तो ये होता है आपका एम्पलीफायर। यही होती है एम्पलीफायर का बेसिकली काम। ठीक है, चलिए, हर चीज़ समझ में आ रही होगी। डैम्प्ड ऑसिलेशन का आयाम कैसा होता है, इसका एम्पलीट्यूड के बारे में बेसिकली पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है ना पहली बार आपके सामने आया हुआ है। चलिए, आया हुआ है तो इसका भी निपटारा कर ही देते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कैसा होता है। क्या ये इस ग्राफ को देख करके हर कोई समझ सकता है? मुझे लगता है इस ग्राफ को देख के हर कोई समझ ही सकता है ना। देखिएगा, ये क्या चल रहा है? आपकी टाइम। ये ग्राफ किसी भी चीज़ की हो सकती है। एग्जाम्पल, ये ग्राफ नॉइस की हो सकती है, आवाज़, साउंड की हो सकती है। ये ग्राफ करंट की हो सकती है, ये ग्राफ वोल्टेज की हो सकती है, और ये ग्राफ पावर की हो सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं? शक्ति। किसी की भी ग्राफ हो सकती है ना। तो देखिए, डैम्प्ड ऑसिलेशन का आयाम कैसा होता है? तो समय के साथ ये कांस्टेंट रहता है। समय के साथ कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। आप देख रहे हैं ना कि इसका ग्राफ अगर आप यहाँ से देखिए तो बिल्कुल, है ना, मैं चेंज कर लेता हूँ पेन, आप ग्राफ देखिए ना, बिल्कुल सेम आ रहा है आपको, है ना, कांस्टेंट ग्राफ आ रहा है, बिल्कुल कहीं पर भी चेंजेस नहीं हो रहा है, बिल्कुल एक समान है। वहीं पर देखिए, अगर हम इसकी बात करें अनडैम्प्ड की, किसकी? अनडैम्प्ड की, तो अनडैम्प्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कैसा होता है? जो आयाम होता है वो आयाम कैसा होता है? तो इसका आयाम होता है, देखिए इस प्रकार का इसका ग्राफ बनता है ना। इसका ग्राफ ये है आपका टाइम, है ना, ये है एक्स, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? यहाँ से देखते हैं, ऐसा बनता है। पहले तो ज़्यादा बड़ा रहेगा, फिर हल्का छोटा आएगा, फिर छोटा आएगा, फिर छोटा आएगा, फिर छोटा आएगा। आप देख पा रहे होंगे ना कि किस प्रकार से हो रहा है। ये टाइम के अकॉर्डिंग ये घटता जा रहा
टाइम के अकॉर्डिंग घटता जा रहा है। वहीं पर ओवर डैम्प्ड के बारे में देखिए, ओवर डैम्प्ड के बारे में देखा जाए तो इसका आयाम कैसा होता है, इसका आयाम देखिएगा आप इस प्रकार का होता है ना, ऐसा इसका आयाम होता है। पहले तो छोटा रहेगा, फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बहुत बड़ा तक बढ़ जाता है ना, ये है आपकी टाइम। तो ये क्या हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रही है ना, देखिए टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, बढ़। ये ओवर डैम्प्ड का है, अनडैम्प्ड का है और ये डैम्प्ड का है। तीनों का ग्राफ मैंने आपको दिखा दिया, तीनों का ग्राफ है ना। अगर तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन अगर आता है तो मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको जानना है डैम्प्ड के बारे में, ऑसिलेशन के बारे में। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा उसको हम देखेंगे, है ना। विद्युत सर्किट में प्रयुक्त फ्यूज का गलनांक सामान्यतः कितना होता है। अब फ्यूज तो यहाँ पर कई सारे प्रकार के होते हैं, कितने सारे प्रकार के होते हैं आपको पता है। ये कौन सा फ्यूज है, ये ग्लास कवर्ड फ्यूज है ना, ग्लास इसके ऊपर लगा हुआ है फ्यूज। फ्यूज में बेसिकली होता क्या है, कुछ नहीं होता, एक पतला सा वायर होता है जो दोनों तरफ से कनेक्ट होता है ना। क्या होता है कि चाहे सर्किट हमारी ओवरलोड हो, कैसा हो, ओवरलोड हो, या फिर हमारी सर्किट शॉर्ट हो, कैसा है, सर्किट शॉर्ट हो जाए, दोनों कंडीशन में करंट जो है ना, करंट जो है ये करंट बहुत हाई अमाउंट में फ्लो होने लगता है, बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। उस केस में क्या करना होता है हमें कि अगर सर्किट, मान लीजिए एक सर्किट है ना, ये क्या है, एक सर्किट है। अगर एक सर्किट में मान लीजिए कि 10 एम्पियर का करंट मैक्सिमम चलना चाहिए, अगर अचानक से 100 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे तो उस सर्किट में जितने भी उपकरण लगे होंगे सब हो जाएंगे राम नाम सत्य। तो इसके लिए हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक 2 रुपए के फ्यूज के माध्यम से हम पूरे उतने नुकसान को बचा सकते हैं। वो है हमारा फ्यूज, इतना ताकतवर होता है फ्यूज, है ना। कहा जाता है ना कि फ्यूज सर्किट का सबसे कमजोर हिस्सा है। ये कैसा है, सर्किट का सबसे कमजोर हिस्सा। अगर आपसे पूछे क्या है, सर्किट का सबसे कमजोर हिस्सा अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो वो है आपका फ्यूज होता है। इसका गलनांक कितना होता है, 185 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये किस में होता है, विद्युतीय सर्किट में, है ना, विद्युतीय परिपथ में। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में 183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना, 183 डिग्री सेंटीग्रेड, 183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या, विद्युतीय बोर्ड की ऊंचाई फर्श से लगभग कितना होगा, है ना। फर्श से कितना होगा लगभग, वो आपको देखना है। कितना होता है, हमने आज तक मीटर में देखा है, तो वो होता है आपका 1.5 मीटर। कितना, 1.5 मीटर, है ना। 105 मत पढ़िएगा, 1.5 मीटर। ये क्या है, हाइट होती है, इतना हाइट होना चाहिए, है ना, ऊंचाई विद्युतीय बोर्ड की, जो कि 1.5 का मतलब क्या हो गया, 48 इंच। कितना, 48 इंच। अगर फुट में देखें तो कितना होगा, देखिए 1 फुट में कितना इंच होता है, 1 फुट में होता है आपका 0.083 इंच। ये होता है आपका 1 फुट में, यानी कि 48 इंच जो हो गया, ये लगभग कितना, 4 फुट के बराबर है। ये कितना है, 4 फुट के बराबर, लगभग 4 फुट के बराबर है ना। 4 फुट आप हाइट कह लीजिए, 48 इंच कह लीजिए, 1.5 मीटर कह लीजिए, सब कुछ बराबर है। ऑप्शन किसी में भी आ सकता है। अब देखिएगा, ये हमारा क्या है, एक घर है ना। ये क्या है, ये घर है, समझिएगा। यानी कि ये एक कमरा है, देखिए ये क्या है, हमारा एक कमरा है, ठीक है ना। इस कमरे में अपने को रहना है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एक कमरा है। अब ये है आपका बालकनी, ठीक। आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको यहाँ से एंट्री करना है, ठीक है ना, एंट्री करना है। आप यहाँ एंट्री किए, यहाँ एंट्री किए। अब बताइए कि आपके कमरे के किस साइड में ये
बोर्ड स्थापित होना चाहिए, लेफ्ट की राइट में, मैं कहूँगा लेफ्ट में। यहाँ पर क्यों यहाँ पर जरूरी है लेफ्ट में? क्योंकि जैसे ही मैं आगे एंट्री करूंगा मुझे इस हाथ से बोर्ड की स्विच को ऑन करना है, इस हाथ से नहीं, इस हाथ से ऑन करना। मैं आगे आऊंगा फिर मुड़ूंगा तो ये वाला हाथ मेरा आएगा सामने और ऐसे मैं इसको ऑन करूंगा, ना कि इस तरफ मुड़ के इससे ऑन करूंगा, ठीक है ना। तो फिर क्या हो गया मेरा, इस साइड में, लेफ्ट साइड में होना चाहिए। किस साइड में होना चाहिए? लेफ्ट साइड में। यानी कि एक छोटा बच्चा इस विद्युतीय बोर्ड को आसानी से ना छू सके। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब उनको फैन चालू करना होता है ना, तो वो अक्सर क्या करते हैं कि या तो नीचे टेबल रख लेते हैं, कुर्सी रख लेते हैं, या फिर कोई गत्ता वगैरह रख लेते हैं, पिढ़ई रख लेते हैं ना, उस पर चढ़ करके फिर वो क्या करते हैं, वो ऑन कर लेते हैं। तो वो आसानी से ना पहुंचे, उनका हाथ इतना हाइट पर होना चाहिए और हम आप जैसे लोग आसानी से पहुंच जाएं इस हाइट पर होना चाहिए। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, इस अनुसार इसकी हाइट को जो है वो फिक्स करना पड़ता है ना। यह है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। है कि एक सभा कक्ष में उपकरणों सहित वायरिंग की स्थापना करना है। 6 एम्पियर के 3 पिन वाले 8 सॉकेट हैं और 40 वाट वाली 10 ट्यूबलाइट हैं, 10 सीलिंग फैन है। नोट करते जाइए, 6 एम्पियर के 3 पिन वाले 8 सॉकेट है ना, यहाँ लिखिएगा 8 प्लस 40 वाट की 10 ट्यूबलाइट, यहाँ लिखिए 10, फिर है 10 सीलिंग फैन है, 10 यहाँ पर ऐड कीजिए, प्लस 5 एग्जॉस्ट फैन है, यहाँ लिखिए 5 प्लस, है ना। हाँ, बस इतना ही है। टोटल जोड़िए कितना हो गया, 10 दूना 20, कितना हो गया टोटल, 33 हो गया ना, 28 5 33, कितना हो गया, 33 हो गया। कितने सर्किट आपको लगाना है, कितने सर्किट बनाना है, तो आप 10-10 के 3 सर्किट और 3 बच गया उसके लिए 1, यानी कि 33 है ना, तो 10-10 के लिए 3 सर्किट और 3 के लिए अलग से आपको 1, यानी कि कुल 4 परिपथ आपको तैयार करना पड़ेगा। कितना? कुल 4 परिपथ आपको तैयार करना पड़ेगा। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है ना। एक कोई क्या है, एक कोई सभा कक्ष है, उसमें इतने इतने उपकरण लगे हैं, कितने सर्किट आपको डिजाइन करना होगा, तो टोटल 4 सर्किट डिजाइन। ये जो प्रश्न है ना मेरे भाई, ये ज्यादातर ना स्किल टेस्ट के दरमियान पूछा जाता है, प्रैक्टिकल के दरमियान ज्यादातर पूछा जाता है। जब आप ITI करते हैं ना, उस समय भी ये प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है ना, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक हीटर में उत्पादित ऊष्मा होता है ना, द हीट प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज, कौन सा पावर होता है इसमें? तो एक्टिव पावर है। ऑप्शन नंबर यही होता है आपका एक्टिव पावर। एक्टिव पावर देखिए, एक्टिव पावर जो है यही ऊष्मा उत्पादित करती है, और जो हीट का फॉर्मूला है H बराबर I² RT, ये इसका फॉर्मूला है। देखिएगा, इस फॉर्मूले का जन्मदाता कौन है? ये है जूल। जूल भाई साहब, इसीलिए हम क्या कहते हैं, जूल का नियम। क्या पढ़ते हैं? जूल का नियम। देखिए, जो हीट है ये टाइम पे डिपेंड करती है, जो हीट है ये रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, और करंट के वर्ग पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान यानी कि ऊष्मा उत्पन्न करना है, तो करंट का मान कितना होगा? 625। कितना? 625 एम्पियर, क्योंकि हीट जो है, ये करंट जो है ये वर्ग के समानुपाती है ना। तो 25 हम 625 एम्पियर, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 625 एम्पियर का करंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उत्पन्न कर सकता है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नट तथा बोल्ट को क्लैंप करने के लिए किस वेल्डिंग को वरीयता दी जाती है ना। विच वेल्डिंग इज परफेक्ट, क्या लिखा है? टू क्लैंप नट एंड बोल्ट्स। क्या वो सीम वेल्डिंग है, क्या वो प्रोजेक्शन है, क्या वो ड्रैग है, क्या वो वेब सोल्डरिंग है ना। सोल्डरिंग है या फिर वेल्डिंग है, क्या है? देखिए, इस प्रकार का टावर आपको देखने को जरूर घर गांवों में, शहरों में मिलता होगा, है ना। टावर का जब निर्माण किया जाता है तो एक छोटे छोटे एंगल को जोड़ा जाता है नट बोल्ट की सहायता से। अब कोई गुस्ताखी ना करे, गुस्ताखी का मतलब क्या है कि अगर कोई दुश्मनी निकालना चाहेगा,
तो इस नट बोल्ट को खोल देगा और नट बोल्ट खुलते ही ये क्या हो जाएंगे, सारे इसके पार्ट जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, ये गिर जाएगी, है ना। किसी की मौत हो सकती है, नुकसान हो सकता है, बिजली विभाग को नुकसान हो सकता है, किसी को भी नुकसान हो सकता है। तो बिजली विभाग क्या करता है कि इन नट बोल्ट को ना सोल्डरिंग कर देते, सॉरी वेल्डिंग कर देता है। क्या करता है, वेल्डिंग कर देता है। तो नट बोल्ट को वेल्डिंग करने के लिए किस वेल्डिंग की इस्तेमाल की जाती है, वो है आपका प्रोजेक्शन वेल्डिंग, है ना। फिर सीम वेल्डिंग का काम क्या है, आपने देखा होगा कि जो पतली चादर होती है ना, जो पतली चादर होती है और पतली सीटें होती हैं, है ना, इनको वेल्डिंग अगर करना है तो सीम वेल्डिंग काम में आती है, ठीक है जी। फिर ड्रैग वेल्डिंग छोड़िए, ये मॉस वेल्डिंग का प्रकार है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ये किस वेल्डिंग का प्रकार है, ये मॉस सोल्डरिंग वेल्डिंग नहीं, ये मॉस सोल्डरिंग का एक प्रकार होता है ना। वेव वेल्डिंग का यूज कहाँ पर करते हैं हम, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या किया जाता है, असेंबल करने के लिए, है ना, असेंबल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए वेव वेल्डिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो खास तौर पर पीसीबी को असेंबल करने के लिए वेव वेल्डिंग हो गया, ड्रैग हो गया मॉस सोल्डरिंग का प्रकार है, प्रोजेक्शन हो गया नट बोल्ट को वेल्डिंग करने के लिए, और सीम वेल्डिंग हो गया चादर की जो सीटें होती हैं, चादर जो होती हैं पतली सीटें होती हैं, इनको वेल्डिंग करने के लिए, है ना। तो इन सभी का इस्तेमाल इन क्षेत्रों में किया जाता है। अगला, सोल्डर को रिकंडीशन करने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो सीसा है, क्या वो टिन है, क्या वो कॉपर यानी कि तांबा है, क्या वो सिल्वर जिसको हम चांदी कहते हैं वो है। देखिए रिकंडीशन का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई वेल्डिंग किया हुआ है, कोई वेल्डिंग सोल्डर किया हुआ है, वो खराब हो चुका है, उसको रीसोल्डर यानी कि दोबारा, जैसे कि मैंने ये कंघी किया हुआ है, ये मेरा खराब हो जाता है, ये मेरा हेयर स्टाइल क्या हो जाता है, खराब हो जाती है। खराब हो जाने के लिए या तो मैं हाथ मारूंगा या फिर कंघी मारूंगा। जो दोबारा काम कर रहा हूँ ना उसको कहा जाता है रिकंडीशन, है ना। जैसे कि मोटर में वाइंडिंग किया हुआ रहता है, अगर खराब हो गया दोबारा वाइंडिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं रीवाइंडिंग, वैसे ही होता है रिकंडीशन। तो इसके लिए देखिए हम टीन का इस्तेमाल करते हैं। टीन जो है अगर सीसा के साथ मिला दिया जाए तो फिर क्या बनता है, यहाँ पर फ्यूज वायर का निर्माण हो जाता है। किसका, हम यहाँ से फ्यूज वायर बना सकते हैं। फ्यूज वायर प्लस सोल्डर वायर, प्लस सोल्डर वायर। फ्यूज वायर और सोल्डर वायर जो होता है ये सीसा और टीन का मिश्रण होता है। अगर वहीं पे टीन की गलनांक के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो 232 डिग्री सेंटीग्रेड टीन का गलनांक, यानी कि इसका जो गलनांक है इसको हम क्या मानेंगे, निम्न गलनांक, है ना। वहीं पर सीसा है, सीसा हार्डनेस है, सीसा जो है ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु है ना। इतने में ये क्या कर जाता है, इतने में ये पिघल जाता है। तो सीसा और टिन से बनता है फ्यूज वायर, सोल्डर वायर, और टिन का गलनांक ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, सीसा का भी गलनांक जो है वो क्वेश्चन में पूछा जा चुका है ना। तो सारी चीज़ें जो है दोस्तों मैं आपके नोटबुक तक पहुँचाऊँगा, यही एक उद्देश्य लेकर, ये एक कसम लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, और अपना उद्देश्य मैं ना पूरा करके ही जाऊँगा। देखिएगा, भले ही इस 2 घंटे के मैराथन को आप लगातार 2 घंटे ना देखें, लेकिन इस मैराथन क्लास को ना आपको स्टेप स्टेप में ही करके, यानी कि आधे आधे घंटे करके ही, लेकिन पूरे क्लास को देखना है, इतना सा ध्यान रखिएगा, है ना। एक सीलिंग फैन है और छत है, इन दोनों के बीच में मिनिमम रेंज कितना होना चाहिए, है ना, मिनिमम रेंज दूरी कितना होना चाहिए। यानी कि ये क्या है, आपका छत है और ये सीलिंग है ना, सीलिंग फैन है, इन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 0.3 मीटर का, कितना, 0.3 मीटर। वहीं पर मैं आपसे कहूँ कि ये सीलिंग फैन का ब्लेड है ऊपर और ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, इनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, तो लगभग 9 फुट, कितना, 9 फुट, जिसको मीटर में बदला जाता है 2.75 मीटर आती है, कितना, 2.75 मीटर। इतना ही नहीं, अगर आपसे पूछे कि ये जो छत है, सीलिंग है, और सीलिंग के बीच में, सीलिंग के नीचे ये जो इसकी पंखुड़ियाँ लटक रही हैं, ये कितना होना चाहिए, तो ये होता है आपका 9 से 10 इंच, कितना, 9 से 10 इंच।
फिर आपसे ये भी पूछ सकता है सीलिंग फैन का ये जो ब्लेड है ना, ये जो ब्लेड है और ये जो सरफेस है, सरफेस का मतलब ये दीवार है, इसका मतलब क्या है, ये है दीवार, है ना, और ये है छत, ये क्या है, छत, और ये है सतह, है ना। देखिए सीलिंग फैन का ब्लेड और दीवार के बीच में गैप कितना होना चाहिए, तो ये आपका 40 इंच, कितना, ये 40 इंच होना चाहिए, है ना। तो तीनों चीज़ों को देखिएगा, ऑप्शन नंबर जो 0.3 मीटर है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन जो होती है इसमें सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर, इसको भी नोट करिएगा। और आजकल तो गर्मी का सीजन चल रहा है, सीलिंग फैन के बिना कहाँ आदमी रह पा रहा है इस गर्मी में, है ना। तो सीलिंग फैन देखिए बहुत इम्पोर्टेंट एक हम ये कह सकते हैं कि मशीन है ना, जिससे हमें हवा मिलता है। इसका जनरली इस्तेमाल हम आए दिन करते रहते हैं और ज़्यादातर तो इसका इस्तेमाल गर्मियों में ही होता है, ठंडी में कोई क्या ही फैन चलाएगा। बिजली उत्पादन करने के लिए सोलर पैनल हेतु किस धातु का प्लेट बनाया जाता है, क्या वो एल्यूमिनियम की होती है, फोटोवोल्टाइक की होती है, तो बिल्कुल ये फोटोवोल्टाइक वाला ही आपका सही हो जाएगा। समझिएगा इसके कॉन्सेप्ट को, ये बार बार क्वेश्चन रिवाइज होता है, बार बार क्वेश्चन मतलब एग्जाम में बार बार आता है ना। ये है सूर्य, ये क्या है, ये है सूर्य। सूर्य से यहाँ एनर्जी आ रही है, इसमें कौन सा एनर्जी है अगर मैं आपसे ये बोल दूं तो आप लिखेगा प्रेम से दोस्तों, फोटोन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इस सूरज में, सूरज की किरण में फोटोन एनर्जी। इस फोटोन एनर्जी को ये क्या करता है, ये यानी कि प्रकाश ऊर्जा को, है ना, ये प्रकाश ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इस युक्ति को हम क्या कहते हैं, फोटोवोल्टाइक प्लेट। फोटोवोल्टाइक एक प्रोसेस होता है, क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है, और ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है ना, यही इसका काम होता है। और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली एक प्लेट जो होता है 0.58 वोल्ट डीसी ये हमें आउटपुट में देता है। फिर हम एक कन्वर्टर लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम क्या लगाते हैं, एक कन्वर्टर लगाते हैं। ये कन्वर्टर क्या करती है, इस डीसी को क्या करेगी, एसी में कन्वर्ट कर देगी। यानी कि 0.58 वोल्ट डीसी है तो इसको 0.58 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देगी। फिर हम एक क्या लगाएंगे, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो इसको क्या करेगी, 230 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देगी। फिर इस वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ाना होगा तो बड़ा ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो 415 में कन्वर्ट कर देगा। फिर इससे ज़्यादा चाहिए तो ऐसे ऐसे वोल्टेज को स्टेप बाय स्टेप करके हम बढ़ा देते हैं। कितना मिनिमम अमाउंट में यहाँ पर करंट जो है ये मिल रहा है, हमें वोल्टेज मिल रही है, और इस वोल्टेज को हम चाहें तो एक ट्रांसफार्मर की मदद से बहुत हाई वोल्टेज तक इसको बना सकते हैं, है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज नहीं बना सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। हाई वोल्टेज बनाने के लिए हमें इनपुट में भी हाई चाहिए, समझ रहे हैं ना। एक लाउड स्पीकर किस प्रकार का लोड कहलाता है, व्हाट टाइप ऑफ लोड इज ए लाउड स्पीकर। वही जो साउंड वगैरह होता है ना, इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आता है, कैपेसिटिव लोड, प्रतिरोधी लोड और उपरोक्त सभी। देखना आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोधी लोड, है ना। प्रतिरोधी लोड का पावर फैक्टर अगर मैं आपसे पूछूं कैसा होता है, इसका पावर फैक्टर, है ना, रेजिस्टिव लोड का, रेजिस्टिव लोड जो होता है इसका पावर फैक्टर कैसी होती है, तो इसकी होती है आपकी यूनिटी। कैसी होती है, इकाई पावर फैक्टर होती है। क्यों इकाई पावर फैक्टर होती है, क्योंकि इसमें जो करंट होती है ना, करंट और वोल्टेज ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों होते हैं आपके इन फेज। कैसे होंगे, इन फेज होते हैं। इन फेज का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री होता है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि मियाँ बीबी होते हैं, समझ रहे ना, मियाँ बीबी में अगर कोई खटपट रही है तो उनके बीच का एंगल समझिए 0 डिग्री है, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से चलेगी।
अगर मियाँ बीवी में थोड़ा सा भी खटपटाया तो यूँ समझिए कि इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। वैसे ही करंट और वोल्टेज, अगर करंट वोल्टेज से आगे चली गई या वोल्टेज करंट से आगे चली गई, है ना, दोनों बात तो एक ही है। अगर करंट वोल्टेज से आगे चली गई या फिर वोल्टेज पीछे हो गई करंट से, तो फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा हो जाएगा और पावर फैक्टर डल हो जाएगी। पावर फैक्टर क्या होगी, घटने लगेगी। इसीलिए मेरे भाई इंडक्टिव और कैपेसिटिव इन दोनों लोड का जो पावर फैक्टर होता है वो इकाई नहीं होता है। रजिस्टिव लोड का क्या होता है, इकाई पावर फैक्टर होता है ना। कोई अगर आपसे पूछे कि पावर फैक्टर किसको कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि करंट और वोल्टेज के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है मेरे भाई, वही होता है आपका पावर फैक्टर। समझ गए होंगे ना। मरकरी वेपर लैंप से उत्पादित प्रकाश का कलर कैसा होता है? आए दिन आप देखते रहते होंगे मरकरी वेपर लैंप, है ना। तो उसमें कैसा होता है, ये कलर किस प्रकार का जनरेट करती है? ये कलर जनरेट करती है नीला तथा हरा के साथ सफेद रंग, नीला तथा हरा के साथ सफेद रंग। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इसके अंदर देखिए जो मरकरी होती है ये 90% गैस भरी होती है, और जो इसमें आर्गन होती है वो लगभग 1% गैस भरी इसमें होती है ना। तो मरकरी प्लस आर्गन गैस इसके अंदर भरी होती है, और इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? जो खेल होते हैं, जो मैदान होते हैं, जो ग्राउंड होते हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलईडी की रेटिंग किस में होती है ना। व्हाट इज द रेटिंग ऑफ एलईडी? रेटिंग का मतलब होता है कि कैपेसिटी। रेटिंग का मतलब क्या होता है? रेटिंग का मतलब होता है क्षमता। एलईडी का पूरा नाम लिखिएगा एलईडी। एक होता है एलईडी और दूसरी होती है एलसीडी, है ना। इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। लाइट एमिटिंग डायोड से क्या मतलब निकल रहा है कि जो लाइट एमिट हो रही है, जो लाइट का उत्सर्जन हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? वो एक डायोड के थ्रू हो रहा है। और आजकल आपने देखा होगा हर जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि जो मोबाइल का डिस्प्ले होता है, जिस मोबाइल से आप अभी इस वीडियो को, इस मैराथन क्लास को देख रहे हैं ना, उस मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो भी एलईडी से ही बना हुआ है, वो एलईडी डिस्प्ले है। टीवी जो है, टेलीविज़न, वो भी एलईडी है ना। यानी कि आज के टाइम पे देखा जाए, ये जो बोर्ड से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये भी एलईडी है। एलईडी का आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रोल है, हर जगह पर आपको एलईडी देखने को मिलेगा, है ना। वहीं पर एलसीडी का मतलब होता है कि एलसीडी का ये अर्थ होता है कि लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। ये क्या चीज़ होती है? लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। यानी कि एक होता है, देखिए ये आपके पास ये क्या है? एक प्रकार का ये है ग्लास, है ना। और यहाँ पर क्या लगी होती है? यहाँ पर होगी आपका प्लास्टिक, है ना। ये क्या है? ये है ग्लास, समझिएगा, और ये है प्लास्टिक। ये है प्लास्टिक। ग्लास और प्लास्टिक के बीच में एक क्रिस्टल भरी जाती है ना। इस प्रकार से क्या भरी होगी? इसमें क्रिस्टल भरी होगी। और इस क्रिस्टल में जब विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाएगा, किसका प्रवाह? जब विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाएगा, है ना, विद्युत धारा का जब इसमें प्रवाह कराया जाएगा तो इसमें कुछ चेंजेस आएगा। उस चेंजेस को क्या करेंगे अपन? यहाँ पर एक डिस्प्ले सेट रहेगी, उस डिस्प्ले में हम इस चेंजेस को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, है ना। यही होता है आपका लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। ये पहले के टाइम में हुआ करता था। और जो एलईडी की रेटिंग पूछा है ना आपसे, ये होती है मिली वॉट में। मिली का मान कितना होता है? मिली का मान होता है 10⁻³ कितना? 10⁻³ ये मिली का मतलब होता है ना। और मेगा का मतलब, m का मतलब 10⁻⁶। अब देखिए ये जो m है और ये m है, इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। इस m का मतलब होता है मिली,
इसका मतलब क्या होता है मिली, यानी स्मॉल में है तो ये हो गया मिली, और ये कैपिटल में है तो ये हो गया मेगा। मेगा जो है ये एक बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट होती है, 10 की पावर 6 इसकी वैल्यू होती है, और मिली का मान छोटा होता है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदाउट थ्रेड का उपयोग सामान्यतः कहाँ पर किया जाता है? ये आपके फीटर थ्योरी का क्वेश्चन है। फीटर थ्योरी पता है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो भारी खिंचाव कार्यों के लिए, अधिक भार सहने में, या बांक की स्पिंडल में, है ना, या फिर सामान्य नट बोल्ट में। तो सामान्य नट बोल्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसका ऑपरेशन करते हैं। देखिए इसके अंदर जो थ्रेड बनी है वो किस तरह बस से बनी है, इस तरह से बनी है ना। थ्रेड कैसी बनी है, ऐसा इसका थ्रेड बना हुआ है। इस थ्रेड में ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है ना, ये वाली जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये कितने डिग्री पर एंगल होता है इसका? ये होता है 55 डिग्री। कितना? 55 डिग्री होता है। ये कितना होता है? 55 डिग्री इसका एंगल होता है ना, 55 डिग्री इसका एंगल होता है। अगर इसके डेप्थ की बात की जाए, किसकी? डेप्थ की, यानी कि इसकी गहराई की बात करी जाए, ये गहराई कितना है इसमें? तो इसमें गहराई होता है आपका, देखिए 0.5 या 0.6 गुणे पिच, 0.6 गुणे पिच। ये क्या है? पिच किसको कही जाती है? ये है आपका पिच। ये क्या है? इसको हम कहते हैं पिच। यानी कि दो थ्रेड, दो चूड़ी के बीच में जितना दूरी है उसको कही जाती है पिच। पिच का मतलब होता है दूरी, और इसमें एंगल कितना है दो थ्रेड के बीच में? तो 55 डिग्री का एंगल है। और डेप्थ यानी कि गहराई कितना है? जब आप नट और बोल्ट को जब आप आपस में जोड़ते हैं, लगाते हैं, तो जितना गहरा इसमें होना चाहिए, ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? नट कहेंगे कि बोल्ट कहेंगे? ये क्या है? हमारी बोल्ट है। ये क्या है? बोल्ट है ना। तो नट जो इसके अंदर जाएगी, है ना, इस टाइप का नट होगा, जो इसका ये हेड है इस टाइप का इसका नट होगा। तो नट में और बोल्ट में दोनों में एक समान रूप से यहाँ पर इसका क्या होगा? एंगल होगा, एक समान रूप से इसका डेप्थ होगा, है ना। ध्यान रखिएगा, तभी जा करके ये फिट बैठेगा, नहीं तो फिट नहीं बैठेगा। और नट बोल्ट का उपयोग देखिए कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर ज़्यादा मजबूती से आपको दो पार्ट को आपस में कनेक्ट करना होता है, वहीं पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का उपयोग सामान्यतः कहाँ पर करते हैं? तो देखिए जनरली इसका तो इस्तेमाल किया जाता है इसमें द्रव पाइप में भी, गैस पाइप में, जीआई, इन सभी में किया जाता है। इन सभी स्थानों में ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स का प्रयोग किया जाता है ना। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? बताइएगा। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जा रहा है माइक्रोमीटर का इस्तेमाल। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है ना, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका सिद्धांत बताइए। तो ये देखिए इसका एक सिद्धांत होता है नट बोल्ट के सिद्धांत पर ये काम करती है ना। और 0.01 mm, कितना? 0.01 mm लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm, यानी कि 0.01 mm तक की वायर का मापन कर सकता है। आप सोचिए कि कितना पतला वायर है, पतले से पतले वायर का ये मापन कर सकती है। ये होता है आपका माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, छोटी से छोटी। आपने देखा होगा कि खिलौना जो होता है ना, जो बैटरी से चलती है, उसमें भी वाइंडिंग किया होता है उसके मोटर में। उतना पतले वायर का आपको साइज निकालना है, तो फिर माइक्रोमीटर आपके लिए सहयोगी होगा। तो जब तक माइक्रोमीटर नहीं आया था, उससे पहले किस उपकरण से हम ये सेवा ले रहे थे? उससे पहले हम वर्नियर कैलिपर्स, किससे? वर्नियर कैलिपर, है ना। ये भी एक प्रकार का उपकरण है, मापक उपकरण है ना। ये भी क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मेजरिंग ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि 0.1 mm इसका लिस्ट काउंट होता है, यानी कि 0.1 mm तक की वायर को ये माप सकता था, बस, इससे पतला नहीं। लेकिन ये आया 0.01 mm तक की वायर को माप सकता है, यानी कि इसने इसको ओवरटेक कर दिया,
है ना। तो आंसर किधर जाएंगे आप, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, 0.01 mm इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए, मैराथन क्लास है दोस्तों, मैराथन क्लास का मतलब ही यही होता है, देखिए कि हर चीज़ को डिटेल से समझना, है ना, हर चीज़ को। देखो यार, अगर जिसके अंदर पढ़ने की लालसा है ना, वो क्वेश्चन से ही पूरी थ्योरी कंप्लीट कर सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन से ही टोटल थ्योरी कंप्लीट कर सकता है ना। तो उम्मीद है कि आप नोट कर रहे होंगे, हर चीज़ को नोट कर रहे होंगे। 4-5 बुक से मिला करके कंटेंट तैयार किया हुआ है इस मैराथन के लिए, है ना। मेरा मेहनत जाया मत होने दीजिएगा दोस्तों, आपसे बस यही एक तमन्ना रखता हूँ, यही एक गुजारिश है ना। बस टेलीस्कोप गेज की मापक सीमा रेंज कितनी होती है, तो ये देखिए आपका 12.7 mm से लेकर के 152.4 mm तक इसका रेंज होता है, माप सकता है इतना, है ना टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप मापता किसको है ये भी तो पता चले, टेलीस्कोप किसको मापता है। ये है आपकी टेलीस्कोप, यहाँ पर देख पा रहे होंगे छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं ना, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं ना, नजर आ रहे होंगे। इन छिद्र से आप क्या माप सकते हैं, इनसे हम मापते हैं कि कोई, जैसे कि कोई छिद्र हो गया है ना, कोई होल हो गया, या फिर कोई पाइप हो गया, है ना। इसका हम क्या करते हैं, आंतरिक व्यास अगर हमें मापना है, क्या मापना है, इंटरनल रेडियस अगर हमें मेजर करना है, तो फिर हम इस टेलीस्कोप गेज का इस्तेमाल करते हैं, और 12.7 mm से शुरू होता है और 152.4 mm तक। ये बिल्कुल एक्चुअल डेटा है दोस्तों, इसको आपको याद करना पड़ेगा, याद करना है, इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दो अर्थ इलेक्ट्रोड के मध्य न्यूनतम कितना दूरी होना चाहिए, है ना, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू अर्थ इलेक्ट्रोड्स, दो अर्थ इलेक्ट्रोड्स। देखिए, ये देखिए क्या है आपका, ये अर्थ इलेक्ट्रोड है ना, यहाँ पर ये क्या है, सरफेस है, सरफेस है ना। इसको और लंबा बना देता हूँ मैं, ये हो गया। और दूसरा अर्थिंग यहाँ पर है, दूसरी अर्थ इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, ठीक है ना, ये है। इसको हमें कनेक्ट करना है, तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, हम इसको सबसे पहली बात पैरेलल कनेक्शन करेंगे, है ना। कैसा कनेक्शन करेंगे, पैरेलल, समांतर क्रम में हम इसको क्या करेंगे, समांतर में इसको हम संयोजन करेंगे। अब समझना, अब यहाँ से मैं एक वायर भी ऐसे निकाल देता हूँ, ठीक है ना, ग्रीन कलर की वायर भी आके इसमें कनेक्ट होती है, ये है आपकी अर्थिंग। इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और दोनों के बीच का जो रेंज होगा ये 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। कितना, 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और 8 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपके ऑप्शन में क्या है ना, एग्जाम के वक्त वो आप देखिएगा, 6 मीटर से कम नहीं, 8 मीटर से ज़्यादा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसका काम क्या होता है कि लीकेज करंट को, है ना, बॉडी में अगर कोई करंट लीकेज हो रही है उसको अंडरग्राउंड करना है, तो फिर आप इसका प्रयोग करते हैं, लीकेज करंट को। इसका जो रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस बहुत ही लो होना चाहिए, इसीलिए हम इसके चारों तरफ क्या भर देते हैं, हम इसके चारों तरफ भर देते हैं, कभी कोक डाल देते हैं, कोक यानी कोयला, फिर हम नमक भी डालते हैं, है ना, फिर हम पानी भी डालते हैं। इन सभी का हम क्या डालते हैं, मिश्रण डालते हैं, ताकि यहाँ जो नमी है ना, वो नमी बरकरार रहे। नमी, अगर नमी है तो नमी का रेजिस्टेंस कम होगा, लीकेज करंट जो है ना, वो आसानी से इसमें से फ्लो होकर के अंडरग्राउंड हो सकती है। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर देखिए बी होगा, 8 मीटर इसका सही आंसर होगा, है ना। चलिए, ये हम अपने इंटरवल तक पहुंच चुके हैं। कहाँ तक, इंटरवल तक पहुंच चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का,